वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सुरख कफन किस्त 10। बाबा ने मुड़कर देखा तो वो कोई लड़की थी जिसने बालों से पकड़कर उसका सर दीवार में दे मारा। खून का फुवारा सर से उबला। नाजुक सी लड़की की ताकत देखकर उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो कोई इंसान नहीं है। बाबा ने उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए हाथ पैर चलाए, मगर उसने फेदर पे उसका सर दीवार पे मार मार के हालत बिगाड़ दी। आइंदा किसी औरत को बुरी नज़र से देखेगा, बोल। उस लड़की की आवाज़ में रौब और जलाल था। बाबा ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। नहीं, कभी नहीं देखूंगा, माफ़ कर दो मुझे। उसने एक झटके से छोड़ा तो बाबा ज़मीन पर गिर गया। उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। वो अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा के लड़खड़ाते कदमों से भाग गया। इकरा दीवार से लगी कांपती हुई अपनी इस मसीहा को देख रही थी जो सुर्ख लहंगे में मलबूस थी। उसके जिस्म पर सारे लवाजिमात थे जिससे दुल्हन को संवारा जाता है। उसने पूरी तवज्जो से इकरा की तरफ देखा। उसका चेहरा गौर से देखकर इकरा दंग रह गई। ये वही लड़की थी जिसकी लाश उसे जगह जगह नज़र आती थी। वो दुल्हन उसके सामने आकर खड़ी हो गई। हवा का नाम व निशान भी नहीं था कमरे में, फिर भी उसके बाल फिज़ा में उड़ रहे थे। मुझे भगाने के लिए इस ढोंगी बाबा को लाई थी यहाँ? वो इकरा से मुखातिब थी। उसकी रुबदार आवाज़ कमरे में गूंजी तो इकरा लरस कर रह गई। उसने दोनों हाथ जोड़ दिया और रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। उस लड़की ने उसी सख्त लहजे में कहा, अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो पहले दिन ही मार देती। ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं कोई शैतानी बदरूह नहीं। तुम्हारी तरह का नरम दिल रखने वाली एक मज़लूम लड़की की रूह हूँ, जिसे शादी की पहली रात उसका शौहर कत्ल करके भाग गया था। इकरा को उसके लहजे में दर्द महसूस हुआ। मैं उसकी मुंतज़िर हूँ। वो बहुत जल्द यहाँ आएगा। उसे मार कर मेरी बेचैन रूह करार पाएगी। बस यही मेरा मकसद है। तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती मैं। बस ये चाहती हूँ कि तुम ये घर छोड़ दो। इकरा को उससे खौफ के बजाय हमदर्दी होने लगी। उसने इल्तिजा अमेज़ लहजे में कहा, मेरा शौहर जेल में है। मेरे पास रहने की और कोई जगह नहीं। मेरा बेटा बहुत छोटा है और मैं हामला हूँ। इस हालात में कहाँ जाऊँ? अगर इस घर से निकली तो न इज़्ज़त महफूज रहेगी न मेरे बच्चों की जान। बस कुछ माह की मोहलत दे दो मुझे। इकरा ने ना समझते हुए कहा, मैं तुम्हारे दुश्मन के लिए दुआ क्यों करूँगी? कौन है वो? उस लड़की ने उसे मानी खेज़ मुस्कुराहट के साथ कहा, वक़्त आने पर ख़ुद ही जान जाओगी। तो बताओ, करती हो वादा? इकरा ने सर हिलाकर कहा, हाँ वादा करती हूँ, तुम्हारा ही साथ दूंगी। उस लड़की का चेहरा खुशी से खिल उठा। अपना वादा याद रखना अब, कहते हुए वो गायब हो गई। उस दिन के बाद इकरा को वो लाश कभी नज़र न आई। वो उस घर में महबूस थी। उस एहसास ने उसके सारे खौफ ख़त्म कर दिए थे। उसके बच्चे की पैदाइश के दिन करीब आने लगे। फैज़ान काफ़ी दिन बाद आया था। ज़ैन उसकी गोद में बैठा स्कूल के क़िस्से सुना रहा था। इकरा ने चाय बनाई और उसके पास बैठकर शिकवा किया, आप तो हमें भूल ही गए थे भाई। अपने रवैये के माफ़ी चाहती हूँ। उस दिन मैं गुस्से में थी इसलिए। फैज़ान ने उसकी बात काट कर कहा, आपने कुछ गलत नहीं कहा था भाभी। नाराज़गी नहीं थी, बस मैं शर्मिंदा था। आपसे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं थी इसलिए नहीं आया। ज़ैन की याद आ रही थी, सोचा आज उसे स्कूल से छुट्टी होगी तो मिल लेता हूँ। इकरा मुस्कुराने लगी। आजकल वो वैसे भी बहुत खुश रहने लगी थी। हमज़ा की रिहाई होने वाली थी और उसकी बेटी भी दुनिया में आने वाली थी। फैज़ान देर तक बैठा उनसे बातें करता रहा। इकरा ने किसी ख्याल के तहत पूछा, भाई एक बात मुझे समझ नहीं आई, राबिया भाभी मुझे इस कदर नापसंद क्यों करती है? फैज़ान ने बताया, दरअसल वो हमज़ा के मामू की बेटी है। हमज़ा के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं, शायद इसलिए। इकरा ये सुनते ही उछली, ओह मेरे खुदा,
تو کیا رابعہ ہی حمزہ کی وہ کزن ہے جس کے ساتھ حمزہ کی والدہ اس کی شادی کروانا چاہتی تھی؟ فیضان نے بتایا کہ وہ رابعہ نہیں بلکہ اس کی بڑی بہن تھی۔ تو اقرا نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، حمزہ آئیں گے تو ہم رابعہ اور ان کے فیملی سے صلح کر لیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فیضان اس کی معصومیت پہ ہلکا سا مسکرایا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ ادھر حمزہ اقرا اور زین کو یاد کر کے دن رات تڑپتا۔ کچھ ماہ کی قید نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ فراغت میں اللہ سے لو لگا لی، نماز پابندی سے پڑھنے لگا اور گڑ گڑا کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ اس کی سزا ختم ہونے میں چند ہی دن باقی تھے۔ وہ بے صبری سے دن گن رہا تھا تاکہ اپنی بیوی بچوں کی شکلیں دیکھ سکے۔ ایک دن وہ معمول کے کاموں میں مصروف تھی۔ جب فیضان کی کال آئی وہ پریشان تھا۔ میں کام کے سلسلے میں دوسرے شہر آیا ہوا ہوں بھابی، رابعہ فون نہیں اٹھا رہی۔ جب میں گھر سے نکلا تھا تو اس کی طبیعت بھی خراب تھی، آپ پلیز گھر جا کر چیک کریں، سب خیریت ہے۔ اقرا نے اسے تسلی دے کر فون کاٹا اور اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ رابعہ نیم بے ہوشی کے عالم میں بستر پر پڑی تھی اور بخار میں تپ رہی تھی۔ اقرا اسے ہسپتال لے گئی اور اس کا بہت خیال رکھا۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔